नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटियों का सच। 70 साल के बुजुर्ग श्यामलाल जी मिलिट्री से रिटायर्ड थे। श्यामलाल जी और उनकी पत्नी कांता देवी अपना जीवन यापन अपनी पेंशन से ही करते थे, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था। बस 5 बेटियां ही थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। दोनों ही पति पत्नी अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि वक्त के आगे किसका जोर चला है। एक दिन अचानक ही श्यामलाल जी की पत्नी कांता देवी जी का रात को सोते सोते ही स्वर्गवास हो गया। श्यामलाल जी के बुढ़ापे का सहारा अचानक ही छूट गया और इस बुढ़ापे में श्यामलाल जी बिल्कुल अकेले रह गए। कांता देवी के गुजर जाने के बाद उनकी सभी बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी कि इस दुखद भरे संसार में अब श्यामलाल जी अकेले कैसे रहेंगे। उनके खाने पीने, उनकी दवा दारू का कौन ध्यान रखेगा। 5 बेटियों ने काफी सोच विचार के बाद उनकी बड़ी बेटी सीमा ने कहा कि उनके पास एक परमानेंट बाइक का इंतजाम कर दिया जाए, जिससे उनके पिता को घर और उनके खाने पीने की सब बातों का ध्यान वो रखेगी। सभी बहनों ने उसकी बात सही मानी और 2-4 दिनों के अंदर ही श्यामलाल जी के लिए घर में काम करने के लिए एक बाइक का इंतजाम कर दिया गया। काफी दिन बीत जाने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घर वापस चली गई। आखिर वह कब तक अपने पिता के पास रहती। आखिर उनकी भी अपनी गृहस्थी थी। अब श्यामलाल जी बिल्कुल घर में अकेले हो गए। उनसे बात करने वाला, उनका सुख दुख बांटने वाला अब उनके पास कोई नहीं था। बाई भी अपना काम करती और अपने में मस्त रहती थी। वैसे भी उसे उनके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए रखा गया था, ना कि अपने पिताजी का सुख दुख बांटने के लिए। कांता जी के जाने के बाद शुरू शुरू में तो यार दोस्त और रिश्तेदार मिलने आते रहते थे, पर अब श्यामलाल जी के पास कोई नहीं आता था। श्यामलाल जी भी अब अपनी परिस्थितियों से ऊब गए थे। उन्होंने बाहर आना जाना बंद कर दिया था। कांता जी के जाने के बाद उन्हें इतना सदमा लगा था कि वह अब ना किसी से बात करते थे और ना ही किसी के पास जाते थे। बस कभी कभार किसी का फोन आ जाता तो उनसे बात कर लेते थे। श्यामलाल जी के ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। बाहर से उन्हें देखने पर यही महसूस होता था कि वह अपनी दुनिया में बहुत खुश है, पर हकीकत उसके विपरीत थी। श्यामलाल जी की तबीयत अब अकेले रहते रहते बहुत खराब रहने लगी थी। श्यामलाल जी इतने बीमार रहने लगे कि उनके बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई, क्योंकि उनके पास बात करने वाला, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था। और इस बात से वह मन ही मन घुटते जा रहे थे। श्यामलाल जी की बेटियों को जब उनके बीमार होने की खबर मिली तो 5 बेटियां अपने पिता से मिलने चली आई और अपने बीमार पिता को देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें, कैसे उनका ख्याल रखें। सभी को अपनी अपनी गृहस्थी का ख्याल था, तो कोई भी हमेशा के लिए अपने पिता के पास नहीं रह सकती थी, पर कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही था। बहुत विचार विमर्श करके 5 बेटियों की सहमति से सब इस नतीजे पर पहुंची कि अब उनके पिता श्यामलाल जी हर किसी के घर 2-2 महीने के लिए उनके साथ रहें और उनके इस घर को बेच दिया जाए, जिससे उनकी देखभाल हो जाएगी। सभी को यही अच्छा लगा कि पापा की भलाई इसी में है कि वह हम सबके साथ रहें, जिससे वह खुश रहेंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। घर को बेचने वाली बात श्यामलाल जी को बताई गई तो ये सुनकर श्यामलाल जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। इसलिए उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। पर सबकी सहमति से लिए गए फैसले को मानने के अलावा अब श्यामलाल जी के पास कोई चारा भी तो नहीं था। उन्होंने बुझे हुए मन से सोचा कि अकेले रहने से तो यही अच्छा है कि कम से कम मेरे से बात करने वाला कोई तो होगा। इसलिए उन्होंने आनन फानन में अपना घर बेच दिया। घर को बेचने के बाद श्यामलाल जी की सबसे बड़ी बेटी सीमा ने श्यामलाल जी को अपने साथ चलने को कहा, तो श्यामलाल जी बड़ी बेटी के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। जो 2 महीने के लिए रखने वाली थी, वहां पर पहुंचकर सीमा के बाकी घर वालों ने बड़े ही प्यार से श्यामलाल जी का स्वागत किया। उनके बच्चों ने भी नाना जी कहकर उनके आने की खुशी जाहिर की। श्यामलाल जी उनके इस तरह से किए गए अपनेपन और प्यार को पाकर बहुत खुश थे। वह मन ही मन सोचने लगे
कि अकेले पड़े रहकर जिंदगी काटने से तो यहाँ सबके साथ रहना अच्छा है। सीमा ने श्यामलाल जी को रहने के लिए घर में एक अलग से कमरा दे दिया। उनकी जरूरत की सभी चीजों को ध्यान में रखकर उनके कमरे को उनके हिसाब से रख दिया गया। कमरे में अटैच बाथरूम था, जिससे उनको कोई भी तकलीफ ना हो। श्यामलाल जी भी सीमा की गई सारी व्यवस्था को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मन में सोचा कि चलो कम से कम आज इस बूढ़े व्यक्ति की किसी को जरूरत तो है, उसका ध्यान रखने वाला कोई तो है। श्यामलाल जी का मन सीमा के घर में उसके और उसके परिवार के सभी लोगों के द्वारा दिए गए अपनेपन से लगने लगा था और उनकी तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। बीच बीच में उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था। अब श्यामलाल जी को सीमा के घर में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने तो उनका मन बहुत अच्छे से लगा, लेकिन अब धीरे धीरे सीमा का और उसके पति और बच्चों का व्यवहार बदलना शुरू हो गया। तो अब उन्हें वहां पर घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि अब सीमा के बच्चे श्यामलाल जी के साथ अब वैसा व्यवहार नहीं करते थे जैसा वह शुरू शुरू में किया करते थे, और ना ही सीमा के पति श्यामलाल जी की इज्जत किया करते थे। एक दिन की बात है, जब श्यामलाल जी अपने कमरे में बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे थे, तभी सीमा उनके कमरे में आकर उनके पलंग पर उनके पास बैठ गई और उनके पूजा पाठ खत्म होने का इंतजार करने लगी। उसे देखकर श्यामलाल जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कहाँ से इस बुढ़े की इसे याद आ गई, क्योंकि श्यामलाल जी के बहुत बुलाने पर भी सीमा उनके पास नहीं आती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा कि जरूर इसे मुझसे कोई काम है। श्यामलाल जी ने अपना पाठ खत्म किया और सीमा से कमरे में आने का कारण पूछा, तो सीमा ने भी अपने पिता से बिना समय गंवाए अपनी बात कहना शुरू कर दी। सीमा ने कहा कि पिताजी, अनिल, जो सीमा का पति है, कह रहे हैं कि बाबूजी को किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अनिल यह कमरा किराए पर देना चाहते हैं, जिससे घर में थोड़ी ज्यादा आमदनी होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खर्चा भी बढ़ गया है। सीमा की ये बातें सुनकर श्यामलाल जी के दिल को जोर से धक्का लगा, क्योंकि श्यामलाल जी अच्छे से जानते थे उस घर में कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जाए। वह चुपचाप बैठे सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा ना जाने क्या क्या कहे जा रही थी, लेकिन श्यामलाल जी का दिमाग तो सुन्न अवस्था में चला गया था। थोड़ी देर तक अपने मन में ही कुछ सोच विचार करके श्यामलाल जी ने सीमा से बिना कुछ बात को तोड़े मोड़े सीधे ही उस कमरे का किराया बताने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनसे कमरे में रहने का किराया चाहती हैं। सीमा ने भी एक झटके में कमरे का किराया बता दिया और साथ ही साथ खाने पीने का पैसा बताते हुए कमरे से बाहर चली गई। श्यामलाल जी बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे इन्हीं सब बातों के बारे में सोच सोच कर अपनी आंखें नम किए जा रहे थे। उन्हें अपनी आंखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी ही उनसे यह सब बोल रही है। वह बैठे बैठे सोचने लगी कि वो सब प्यार, वो सब अपनापन, वो मान सम्मान, सब इस बूढ़े आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए दिखाया गया था। वह सोचने लगे कि सीमा अगर मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे देता नहीं? आखिर वह मेरी बेटी है, और वैसे भी बेटियों के घर का माँ बाप मरते दम तक पानी भी नहीं पीते, तो क्या मैं उसका रख लेता? बल्कि मैं तो उसको दुगना देता। पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर सीमा ने श्यामलाल जी का बहुत दिल दुखाया। क्या यही दिन दिखाने के लिए वह अपने पिता को अपने साथ लाई थी? यह सब बातें श्यामलाल जी के दिमाग में घूम रही थी। आज उन्हें अपनी पत्नी कांता देवी की बहुत याद आ रही थी। जैसे तैसे आज श्यामलाल जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत गए। श्यामलाल जी का मन अब सीमा की तरफ से पूरी तरह बुझ गया था। वह जल्दी से जल्दी उसके घर से निकल जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इस घर में 2 महीने किसी न किसी बहाने अच्छी तरह से लूटा गया था। कभी कुछ मांग कर, तो कभी कोई दुखड़ा रोकर, तो कभी बच्चों के नाम पर। बाबूजी को इस घर में पूरी तरह से एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। श्यामलाल जी को अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि उन्हें दुख तो इस बात का था कि इस घर में उन्हें सीमा के पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि किसी किराएदार की तरह से रखा गया था। उस घर में अब उनका इतना दम घुटने लगा था कि उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को जल्दी से उन्हें वहां से ले जाने को कहा। श्यामलाल जी के फोन करते ही अंजू और उनके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए
सीमा के घर पहुंच गए। वैसे भी अब श्यामलाल जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने बीत चुके थे, तो अब नंबर के हिसाब से भी उन्हें रखने की बारी अब अंजू की थी। तो अब वे अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। वे सोच रहे थे कि कैसे भी करके इस घुटन भरी जिंदगी से तो छुटकारा मिले, और वहां पर रहूंगा तो कभी कभार कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार से तो मिलना होगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू बड़े ही प्यार से अपने पिता को अपने घर ले गई। श्यामलाल जी के घर पहुंचते ही उनके दोनों बेटे नाना जी के आगे पीछे घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने भी सीमा की तरह अपने पिताजी के लिए अलग से कमरे में पूरी सुविधा कर रखी थी। पर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसलिए श्यामलाल जी ने उस कमरे का किराया पूछा कि बेटा, मुझे पहले ही बता देना कि खाने पीने और इस कमरे का कितना खर्चा आएगा, जिससे बाद में किसी को कोई तकलीफ ना हो। अंजू ने श्यामलाल जी को हैरानी से देखते हुए कहा, पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूंगी? आप मेरे पापा हो, कोई गैर नहीं। और आप यहाँ पर पूरे मान सम्मान के साथ अपना हक समझ कर रहिए। और पापा, आप यह सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपसे पैसे ले सकती हूँ? मैं तो क्या, कोई भी बेटी अपने माँ बाप से उनके यहाँ रहने या खाने पीने का पैसा लेगी? उनकी इस बात को सुनकर बाबू श्यामलाल जी थोड़े मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अंजू से कहने लगे, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता? बेटी, मेरे साथ तो ऐसा एक बेटी ने किया है। अंजू को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने श्यामलाल जी से साफ साफ सब कुछ बताने के लिए कहा। तो श्यामलाल जी ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा, वो सब कुछ जो उनके साथ घटा, सारी बातें उन्होंने अंजू को बताई कि किस तरीके का व्यवहार उनके साथ वहां पर किया जाता था। यह सारी बातें बताते हुए श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वह अपने सपने में भी कभी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि उनकी अपनी बेटी उनके साथ ऐसा करेंगी। उनकी कही गई बातों पर अंजू को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच समझ नहीं पा रही थी कि सीमा दीदी ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने सीमा से बात करने के बारे में सोचा कि सीमा ने ऐसा क्यों किया, पर श्यामलाल जी ने उसे रोक दिया कि बेकार में बातों को आगे बढ़ाने से क्या फायदा। अंजू ने अपने पिता की बात को मान लिया और वहीं पर उन बातों को खत्म कर दिया। अब श्यामलाल जी अंजू के घर बड़े ही सुख चैन के साथ रह रहे थे। उन्हें वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और ना ही किसी से कोई शिकायत थी। अंजू के घर पर उनकी जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। धीरे धीरे श्यामलाल जी सीमा के घर की जो बताई पुरानी कड़वी बातों को भी अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी और ना ही कोई गिला शिकवा था। अंजू के घर पर उन्हें रहते हुए पूरे 2 महीने होने वाले थे। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही अंजू अपने पिता के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। अंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की। अंजू का ऐसा व्यवहार देखकर श्यामलाल जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी उसी कमरे में आ गया, जहां पर दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। सुरेश के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उसने अंजू के हाथ में पकड़ा दी। अंजू ने उस डायरी को लेकर श्यामलाल जी को पढ़ने के लिए दे दी। श्यामलाल जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर सुरेश से पूछा, बेटा, इसमें क्या है और वह उन्हें क्यों दी गई है? तो अंजू ने अपने पिता को उसे पढ़ने के लिए कहा। श्यामलाल जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक कर उसे पढ़ने लगे। उन्हें पढ़ते ही श्यामलाल जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कभी डायरी को देखते तो कभी अंजू और सुरेश को देखते। डायरी को पढ़ते हुए वह एकदम जड़वत से हो गए। उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद, इतना प्यार करने वाली बेटी ऐसा कर कैसे सकते हैं? उस डायरी में श्यामलाल जी जब से उनके घर रहने आए थे,
तब से अब तक का किया हुआ सारे खर्चे का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की पूरी सुविधाएं, उनके कमरे के बिजली का बिल, उन्हें घुमाने फिराने पर किया गया खर्चा, आने जाने में पेट्रोल या टिकट का खर्चा, फल सब्जी और ना जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। श्यामलाल जी ने कब और कहाँ उन्होंने कितना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिख रखा था। यह सब पढ़कर श्यामलाल जी को बहुत दुख हुआ। वह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को मैंने मकान बिकते ही सब कुछ इनाम बांट दिया, तो अब इन सबको बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। वह अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। श्यामलाल जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अंजू से कहा कि बेटी, मैं तो समझ रहा था यह सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था बेटी। यह सब बाप के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रही होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे में धक्के खाने नहीं पड़ते। अंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि पिताजी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है। जब आप सीमा दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं, तो मैंने भी वही मांगा है जो आप पर मैंने खर्च किया है। जब आप सीमा दीदी का घर भर रहे थे, तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है पिताजी, थोड़ा आप हमें दे देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाएंगे। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्यामलाल जी को बहुत झटका लगा। वह सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर नहीं होने दिया कि इस बेटी के मन में इतना जहर है। श्यामलाल जी अब कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं थे। वो अब सोचने समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन में एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। तभी अंजू और सुरेश श्यामलाल जी के हाथ में चेक पकड़ाकर कमरे से बाहर चले गए। आज श्यामलाल जी अपनी पत्नी कांता जी को बहुत याद कर रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, तो मुझे यूं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। खैर, गलती तो मुझसे भी बहुत बड़ी हो गई है, जो इन सब बेटियों की बातों में आकर मैंने अपना वर्षों पुराना मकान बेच दिया। अब श्यामलाल जी का मन सभी बेटियों पर से हट गया था। वह अब किसी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी अपने पिता की जरूरत नहीं है। सभी को बाप की हर महीने आ रही पेंशन चाहिए। सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं। सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज्यादा हड़प ले। उनका बूढ़ा बाप जिए या मरे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। श्यामलाल जी सोच रहे थे कि सीमा के घर धोखा खाने के बाद भी मैंने उसे माफ कर दिया था, वह भी अंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई कमी नहीं होगी। वह तो किसी के दबाव में आकर उसने यह सब किया होगा। पर आज अंजू ने भी उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया है, जहां से वह ना तो निकल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। वह सोचने लगे कि अब तो यह जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। ये सब सोचते हुए उन्होंने उस चेक पर साइन कर दिए और सोचने लगे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप अपने कितने ही बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, पर इतने सारे बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं रख सकते। अब श्यामलाल जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज रोज की दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालबाजियों से उब चुके थे। वह अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहां पर वह अपने जीवन के बचे हुए कुछ पल और अपना बुढ़ापा सुख चैन के साथ गुजार सके, जहां पर ना किसी की चिक हो और ना ही किसी की कोई चालबाजियां हो। वो बहुत परेशान रहने लगे। उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी बेटियों को कोई लेना देना नहीं था। तभी उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त को फोन लगाया और उन्हें अपनी सारी तकलीफों के बारे में बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्ध आश्रम में रहने की सलाह दी कि वहां पर तुम्हारे दिन सुकून से बीतेंगे। श्यामलाल जी को अपने दोस्त के वृद्ध आश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं। कम से कम
बुढ़ापे के बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग मुझे वहां मिलेंगे। दुख सुख बांटने वाला कोई तो होगा। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाने का मन बना लिया। बस वो आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वह अपने बड़े भाई बाबूराम जी से बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। इसलिए वह वृद्ध आश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। श्यामलाल जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी। इसी वजह से वे दोनों भाई आपस में ज्यादा नहीं मिल पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन दोनों भाइयों के ना मिलने से इनका प्यार जरा भी कम हुआ हो। श्यामलाल जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो गए। वह उन दिनों को याद करने लगे कि कैसे वो और उनके बड़े भाई बाबूराम जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज रोज की कला से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही सही समझा, जिससे दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने बड़े भाई को याद करते हुए श्यामलाल जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बात बताना चाहते थे। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछकर उन्होंने अपने भाई को फोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो उनके बड़े भाई बाबूराम जी बहुत खुश हो गए और श्यामलाल जी के आने का इंतजार करने लगे। अपने भाई की खुशी देखकर श्यामलाल जी के गले में दबी हुई सिसकी जोर से आंसुओं में तब्दील हो जाती हैं और वो अपने भाई से मिलने के लिए आतुर हो उठते हैं और फोन पर उनसे मिलने का समय तय करते हैं। बाबूराम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर शहर में रहते थे। श्यामलाल जी के आने की बात वह अपने घर के सभी लोगों को बताते हैं। उनके घर पर सभी इस बात को सुनकर श्यामलाल जी से मिलने के लिए खुश हो जाते हैं। खैर जैसे तैसे करके श्यामलाल जी अपने बड़े भाई के घर पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही उनका बहुत ही प्यार और सम्मान किया गया। श्यामलाल जी भी उनके प्यार और अपनेपन को पाकर बहुत भावुक हो गए। श्यामलाल जी को उनके प्यार और अपनेपन की इस तरह से उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से वो इन सब से अलग हुए थे और इतने सालों से उन्होंने इन सब से कोई वास्ता भी नहीं रखा था। कभी कभार बस अपने बड़े भाई से बात कर लिया करते थे या कभी बच्चों की शादियों तक व्यवहार निभाया था। आखिरी बार उनका मिलना श्यामलाल जी की पत्नी कांता जी के स्वर्गवास पर ही हुआ था। अभी श्यामलाल जी को अपने भाई के घर आए हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि उन्होंने अपने वापस जाने की बात कही। उनके वापस जाने की बात सुनकर उनके भाई ने उन्हें कुछ दिन और रुकने के लिए कहा। श्यामलाल जी किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अपने जाने की बात कर रहे थे। पर अपने भाई की बात का सम्मान रखने के लिए वो कुछ दिन उनके साथ रहने की बात को मान गए। उसके बाद सभी ने साथ मिलकर खाना खाया और खूब सारी बातें की और एक साथ बहुत अच्छा समय बिताया। रात होते ही दोनों भाई एक साथ एक कमरे में सोते हैं। तभी उनका भाई बाबूराम जी श्यामलाल जी से उनकी उदासी का कारण पूछते हैं। श्यामलाल जी उनकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए। वह अपने मन में सोचते हैं, उन्होंने तो कोई बात भी किसी को नहीं बताई, तो उन्हें कैसे मालूम कि मैं बहुत दुखी और उदास हूँ। श्यामलाल जी अपनी सोच में खोए हुए थे कि तभी बाबूराम जी ने उन्हें हिलाते हुए कहा कि कहाँ खो गया श्यामलाल। तो श्यामलाल जी ने अपने भाई से पूछा कि आपको ये सब कैसे पता लगा कि मैं परेशान हूँ। उनके पूछते ही बाबूराम जी बोले, अगर सब कुछ सही होता तो यूं बूढ़े बाप को कोई भी अकेले इतनी दूर सफर के लिए नहीं भेजता। उन्होंने कहा, मैं तुझे अकेला देखकर ही समझ गया था कि कोई बात है और बाकी बचा हुआ तेरा चेहरा बता रहा है। बता क्या बात हो गई है। तभी श्यामलाल जी अपने भाई को अपने ऊपर बीती सारी परेशानियां बताते हैं कि कैसे उनकी सारी बेटियों को उनकी नहीं बल्कि उनके पैसों की आवश्यकता है। श्यामलाल जी अपने एक एक बेटी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को विस्तार पूर्वक अपने भाई और भाभी को बताते हैं। बताते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तब उनके भाई बाबूराम जी और उनकी पत्नी को उनकी बताई हुई बात पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे कोई बेटियां अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती हैं। और उनका यह सोचना लाजमी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी ने इस संसार में लड़कों के द्वारा ऐसे व्यवहार को होते देखा या सुना है, पर लड़कियों द्वारा इस तरह के व्यवहार करने के बारे में कभी कोई सोच भी नहीं पाता। तभी श्यामलाल जी ने
उन्हें अपने वृद्ध आश्रम में जाने की बात बताई। उन लोगों ने जब यह सुना तो श्यामलाल जी के भाई बाबूराम जी अपने भाई की इस हालत को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। बाबूराम जी ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा कि श्यामलाल, मैं अभी मरा नहीं हूँ। मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें जाना भी पड़ा तो तुम अकेले नहीं जाओगे मेरे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब से तुम हमारे साथ और इसी घर में रहोगे। नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ, जिस हाल में हूँ, ठीक हूँ। आप मेरे लिए परेशान ना हो। बाबूराम जी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि क्या कहा, तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? श्यामलाल जी को अपने भाई की इस बात को सुनकर तसल्ली तो हुई, पर वह मन ही मन सोचने लगे कि यह शायद प्यार में उन्होंने सारी बातें कही हैं। दूसरे दिन श्यामलाल जी की कही गई सारी बातों को बाबूराम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को बताई। बाबूराम जी की सारी बातों को सुनकर उनके बेटों ने श्यामलाल जी को खुशी खुशी अपनाने की बात कही। सभी की एक ही राय थी कि हम सभी लोग मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। वे लोग उन्हें अपनाना चाहते थे, ना कि उनकी हर महीने आने वाली पेंशन को। अब बाबूराम जी की कही गई सारी बातों के उनके परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति के जाहिर किए बिना मान लिया। इसीलिए बाबूराम जी को आज अपनी परवरिश और दिए गए संस्कारों पर गर्व हो रहा था कि कैसे उनके सिर्फ एक बार कहने पर ही सभी ने उनकी बात का समर्थन किया। श्यामलाल जी के इस घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। श्यामलाल जी जब भी पैसे देने की बात करते, घर के लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि सभी लोगों के लिए वह उनके घर का हिस्सा थे। एक दिन श्यामलाल जी अपनी बेटियों के किए गए व्यवहार को याद करके रो रहे थे कि तभी बाबूराम जी कमरे में आ जाते हैं और उन्हें रोता हुआ देखकर घबराकर श्यामलाल जी से उनके रोने का कारण पूछते हैं। श्यामलाल जी उन्हें टाल देते हैं और उनसे अब उनके घर से चले जाने की बात करते हैं। श्यामलाल जी की घर से चले जाने वाली बात और उन्हें रोता हुआ देखकर उन्हें टेंशन होने लगी। उन्होंने कहा कि क्या उनके घर में उन्हें कोई तकलीफ है, या किसी ने कुछ कहा है, किसी की कही गई कोई बात बुरी लगी है? तो श्यामलाल जी अपने भाई को बीच में ही टोकते हुए बोले, अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यहाँ पर तो सभी लोगों से वो प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैं सपने में भी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने जिनसे कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, कभी उनके सर पर प्यार भरा हाथ नहीं फेरा, वे बच्चे, वे बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। और जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज उन्हीं बेटियों को अपने बाप की नहीं, उनके पैसों की जरूरत है। सच ही कहा है भाई साहब किसी ने कि आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है। जहाँ एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मांगने में पीछे नहीं हटते, उन्हें अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसों से प्यार है, तो वहीं पर आज लड़कियां भी ऐसी ही होती जा रही हैं। उन्हें माँ बाप से ज्यादा उनकी धन दौलत से प्यार है। मैं सबके बारे में तो शायद नहीं कह सकता, पर मेरी बेटियां तो ऐसी ही हैं। भाई साहब, जिन्होंने मुझसे प्यार नहीं, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। और जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, तो वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं। कौन लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं करती हैं। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर भी मैं किसी की बात नहीं करता, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। यह दोनों ही बातें मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। भाई साहब कि आज के समय में लड़के लड़की और बहू बेटी सब हर किसी चीज में एक समान है। फिर चाहे माँ बाप के हिस्से करना हो या उनके धन दौलत के। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं तो लड़कियां भी बुरी हैं भाई साहब, और जहाँ बहुएं बुरी हैं तो वहाँ दामाद भी बुरे हैं भाई साहब। वाकई में सब कुछ एक समान नहीं होता। अब श्यामलाल जी मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें कभी भी किसी ने भी कहीं नहीं जाने दिया, ना उनकी किसी बेटी के घर और ना ही किसी वृद्ध आश्रम में। अब दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ एक घर में रहने लगे थे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल केटी वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राम।